हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। रिवीजन कर रहे होंगे पुरानी चीज़ों का। विदाउट रिवीजन तो चीज़ें याद नहीं हो पाएगी, एक बार में तो पढ़ के याद होगा नहीं। तो हम पढ़ रहे थे हरिद्वार जिला, और हरिद्वार जिला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था हमारा। बट थोड़ा सा 2-3 पॉइंट बचे होंगे हरिद्वार जिले के, वो लिख लेते हैं। और हरिद्वार के बाद गढ़वाल का अंतिम जिला रुद्रप्रयाग हम पढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग भी बहुत छोटा सा जिला है, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। तो हरिद्वार का एक आधा पॉइंट जो बचा था उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, और क्या पॉइंट है वो देखते हैं। तो हरिद्वार की अगली हेडिंग लिखेंगे गुरुकुल कांगड़ी। हरिद्वार की अगली हेडिंग लिखना चाहिए आप लोगों को गुरुकुल कांगड़ी। ये जो गुरुकुल कांगड़ी है, एट प्रेजेंट में तो हम कह देते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी कहाँ पे है भाई, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में। बट बेसिकली गुरुकुल कांगड़ी के बारे में देखा जाए, पढ़ा जाए, तो गुरुकुल कांगड़ी 1900 में बन गया था, 1900 में बन गया था। और ये बना था पंजाब के गुजरांवाला में। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी गई थी पंजाब के गुजरांवाला में। पंजाब में कोई जगह होगी गुजरांवाला, वहाँ। यार जब पंजाब में बना था तो मुद्दा ये है इसे उत्तराखंड में पड़े क्यों। बट बाद में श्रद्धानंद जी जो है, श्रद्धानंद जी को आप मुंशी राम के नाम से भी जाना जाता है। 2 मार्च 1902 को, 2 मार्च 1902 को परीक्षावाणी में आपको 4 मार्च भी डेट मिल जाती है समटाइम, तो आप ध्यान रखिएगा। 2 मार्च 1902 को ये हरिद्वार आ जाता है, यही यूनिवर्सिटी हरिद्वार ट्रांसफ़र हो जाती है। और कौन करता है तो श्रद्धानंद जी करते हैं, श्रद्धानंद जी करते हैं। इन्हीं को आप मुंशी राम भी कई बार आपको पढ़ने के लिए मिलता होगा, मुंशी राम जी। तो क्वेश्चन ये है, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी मूल रूप से बनी कहाँ थी? पंजाब के गुजरांवाला में। और हरिद्वार में ये कब ट्रांसफ़र हुई? समटाइम ऐसा क्वेश्चन बने तो हरिद्वार में ये आ गई थी 2 मार्च 1902 को, श्रद्धानंद या मुंशी राम जी द्वारा लाई गई थी। ये पॉइंट नॉर्मल था, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। गुरुकुल कांगड़ी हम इसे बोल देते हैं, बट एट प्रेजेंट में मैंने कल वाली क्लास में आपको पढ़ाया भी है। तो कल वाली क्लास जिन्होंने पढ़ी होगी तो हमने लक्ष्मण झूला के बारे में पढ़ा था। लक्ष्मण झूला के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था 1939 में लक्ष्मण झूला को रिकन्स्ट्रक्शन करके बनाया गया था, कॉज ऑफ की 1924 में बाढ़ में लक्ष्मण झूला टूट गया था। लक्ष्मण झूला भी गंगा में है, गुरुकुल कांगड़ी भी गंगा नदी के किनारे था। तो गुरुकुल कांगड़ी का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो बह जाता है नदी में। इसीलिए 1924 में इसको कांगड़ी से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? कनखल में कर दिया जाता है। और अभी ये कनखल व ज्वालापुर के मध्य में स्थित है। हरिद्वार वाले जानते होंगे हरिद्वार में 2 जगह है, कनखल और ज्वालापुर। तो कनखल और ज्वालापुर के मध्य में ये यूनिवर्सिटी अभी है। तो ध्यान रखिएगा, गुरुकुल कांगड़ी से ये कनखल ज्वालापुर कब गया, तो आपके सामने बोर्ड पे लिखा है गुरुकुल कांगड़ी से कब गया ये, तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया 1924 में। तो ये बेसिक सी डाटा इसका था। हाँ, एक लास्ट पॉइंट आप और भी याद कर सकते हैं इंपॉर्टेंट करके, 1962 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। तो गुरुकुल कांगड़ी को विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो 1962 में मिल गया था। तो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी को हम कल नहीं पढ़ पाए थे, उसके आज के फैक्ट आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं, तो आप इनके उतार लीजिएगा क्या बात है क्या बात नहीं। इसके अलावा हरिद्वार के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। हरिद्वार के वन लाइनर क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हैं? कुंभ का मेला। कुंभ मेला तो आप सब लोगों को पता है कहाँ कहाँ लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, 12 वर्षों में लगता है। तो बेसिक सी बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, आखिरी बार कुंभ का मेला कब लगा था? हरिद्वार में 2021 में लगा था। और उस समय कुंभ मेले की थीम क्या थी? तो कुंभ मेले की थीम थी ग्रीन कुंभ क्लीन कुंभ। तो ग्रीन कुंभ क्लीन कुंभ अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, उत्तराखंड के पुराने पेपर आप सॉल्व आउट करोगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ मिल जाएगा ग्रुप सी के। तो ग्रीन कुंभ क्लीन कुंभ ये किसकी थीम है? तो ये 2021 में जो अंतिम बार कुंभ का मेला लगा था उसकी ही थीम है। हाँ, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कुंभ के मेले को यूनेस्को में भी शामिल किया गया। ये वाला पॉइंट भी ऑल्सो ग्रुप सी के पुराने पेपर में आ चुका है। तो आपको याद रखना है 7/12/2017। बोलने का मतलब है 2017 को इसको किस में शामिल किया गया था? इसको किस में शामिल किया गया था? यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो यूनेस्को में कब शामिल हुआ, इंपॉर्टेंट करके याद कर लेंगे हम लोग इसे, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो कुंभ का मेला वन लाइनर फैक्ट आपके बारे में, जो यहाँ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। यूकेपीएससी, यूकेपीएससी का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है आपका? यूकेपीएससी का हेडक्वार्टर भी आपका देहरादून में है।
क्वेश्चन आएगा यूकेपीएससी कब बना था। अच्छा, यूकेपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग बनने से पहले जीके में अगर आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा अनुच्छेद में आता है भाई, किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है तो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में राज्य का लोक सेवा आयोग आता है। ये जीके का पोर्शन है, आप पढ़ लीजिएगा। अगर उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की मैं बात करूं तो उत्तराखंड बनने के बाद इसका गठन कर दिया गया था 15 मई 2001 को। और जब भी राज्य लोक सेवा आयोग बनेगा तो भाई कोई ना कोई तो इसका अध्यक्ष बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, अध्यक्ष तो बनाना पड़ेगा। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे प्यारे दोस्तों, उनका नाम था NP नवानी। इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे तो वो बने था नवानी साहब जी। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि लोक सेवा आयोग जो उत्तराखंड में है इसकी पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी, कोई पहली बार महिला अध्यक्ष बनी तो उनका नाम है सुधा रानी। सुधा रानी पांडे जी, शादी के बाद पांडे हो गई होगी तो सुधा रानी पांडे जी इनका नाम है। तो लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष बोलेंगे तो अध्यक्ष आपके सामने बोर्ड पे लिखा है नवानी जी है, और पहली महिला अध्यक्ष बोलेंगे सुधा रानी पांडे। आपने कमेंट करके, होमवर्क है आपके लिए, आपने मुझे बताना है कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है। कोई @% में भी तो होगा ना, तो आपने इसका नाम मुझे बताना है कमेंट करके। तो हरिद्वार के बारे में बेसिक सी बातें थी, बाकी हरिद्वार हमने कल क्लीन कर लिया था, पूरा पढ़ लिया था, ज़्यादा कुछ है नहीं हरिद्वार के बारे में, ठीक है। बाकी कभी क्वेश्चन आएगा सती कुंड कहाँ है, तो सती कुंड हरिद्वार में ही होगा आपका। दक्षेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पे होगा, दक्षेश्वर, तो आपको पता है शिव जी के ससुर से दक्ष प्रजापति, तो इनका मंदिर है @% में कनखल हरिद्वार में। इन्हीं की बेटी थी सती, तो जहाँ पे अग्नि में समाई थी वहीं पे सती कुंड है। इसके अलावा कहीं पूछा जा सकता है भीमगोड़ा पुल कहाँ है, तो भीमगोड़ा पुल भी आपका कहाँ पे होगा, हरिद्वार में होगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता था प्राचीन काल में दास मंडी कहाँ होती है, प्राचीन काल में दास मंडी कहाँ थी, तो दास मंडी भी प्राचीन काल में कहाँ पे हुआ करती थी, हरिद्वार में। यहाँ पे लोगों को खरीदा बेचा जाता था, ठीक है। तो हरिद्वार का ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, बाकी हरिद्वार के बारे में सब कुछ आपको बता रखा है। हाँ, कभी क्वेश्चन आएगा हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा जाता है, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी, तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता था माया देवी को, तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं, माया देवी। बाकी शांति कुंज के बारे में कल आपको पढ़ा दिया था, भारत माता मंदिर के बारे में भी कल आपको पढ़ा दिया था, तो ऐसे कोई फैक्ट है नहीं जो पढ़ाया नहीं होगा आपको। बाकी हरिद्वार एक छोटा सा जिला है, उसकी सारी डिटेल हमने निकनेम में पढ़ ली थी। अब बाकी जो बची हुई चीज़ थी वो जब मैंने तुम्हें रुड की हेडिंग लिखाई थी तो वहाँ पर मैंने लिखा दी थी। बाकी धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको क्लियर अप करते रहेंगे। तो हरिद्वार जिला हो गया है आपका समाप्त। अब हम एक और जिला पढ़ने की कोशिश करेंगे और नई हेडिंग लिखेंगे इसी वीडियो में। नई वीडियो क्या बनानी, क्योंकि छोटी सी वीडियो बन गई है, तो वह है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग भी एक छोटा सा जिला है, कुछ आज पढ़ लेंगे और कुछ बचा हुआ हम कल पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो रुद्रप्रयाग के बारे में हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले रुद्रप्रयाग बना कब, तो रुद्रप्रयाग बन गया था 16 सितंबर 1997 को। अगर आप परीक्षावाणी पढ़ोगे तो 18 सितंबर भी आपको मिल जाएगा, पर अगर आप रुद्रप्रयाग जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे 16 सितंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। इन द केस 16 सितंबर ऑप्शन में ना हो तो यू कैन गो विथ 18 सितंबर। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम देखने के लिए मिलता है, तो रुद्रप्रयाग का पुराना नाम देखने के लिए मिलेगा आपको पुनाड़, अगर हम रुद्रप्रयाग के ओल्ड नेम की बात करें। रुद्रप्रयाग का एक नाम और देखने के लिए मिलता है, वो है रुद्रावत। तो यार ऐसा क्वेश्चन तो आपको करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो आप याद वैसे भी कर लोगे कि भाई रुद्रावत है, रुद्रप्रयाग को तो रुद्रावत बोलेंगे और किसको रुद्रावत बोलेंगे, ये तो बच्चा बच्चा कर सकता है और कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग एक प्रकार का आंतरिक जिला है। आंतरिक जिलों की बात मैं आपको बहुत पहले से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। और उत्तराखंड में आंतरिक जिले कितने हैं, तो आंतरिक जिले उत्तराखंड में है कुल है 4, जिनमें से एक रुद्रप्रयाग भी है। अब बहुत बार आपको पढ़ा भी दिया है मैंने, जो पुरानी वीडियो पढ़ रहे होंगे। अबटर बोलेंगे तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग, ये आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिले उन जिलों को कहते हैं जो किसी भी दूसरे राज्य से न किसी भी दूसरे देश से सीमा भी नहीं बनाते हैं, तो यह अबटर। तो रुद्रप्रयाग भी एक आंतरिक जिला है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में ब्लॉक, तहसील और विधानसभा क्षेत्र, ये लिख लीजिएगा। रुद्रप्रयाग में अगर हम ब्लॉक की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग में 3 ब्लॉक है। अगर हम तहसील की बात करेंगे
तो तहसील है यहाँ पे 4 और विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे 2। उत्तराखंड में कभी क्वेश्चन आएगा सबसे कम विधानसभा क्षेत्र कहाँ पे है, तो वो रुद्रप्रयाग में है, बागेश्वर में है और चंपावत में। इन तीनों जगह पे 2-2 विधानसभा क्षेत्र है, मतलब सोच लो कि पूरे जिले में 2 ही विधायक है। और हरिद्वार जिले में अकेले ही कल आपने पढ़ा होगा 11 विधायक है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा विधायक किस जिले में बनते हैं भाई, तो हरिद्वार जिले में बनते हैं। और उत्तराखंड में सबसे कम विधायक किस जिले में बनते हैं भाई, तो 3-3 जिलों में कम विधायक बनते हैं, मतलब 2-2। पूरे बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग में मिला के 6 विधायक बनते हैं टोटल 3 जिलों को। और हरिद्वार में अकेले ही 11 विधायक बनते हैं। तो हरिद्वार का वेटेज ज़्यादा है उत्तराखंड विधानसभा क्षेत्र में। तो ये रुद्रप्रयाग के बारे में कुछ बेसिक सी बातें थी जो आप सब लोगों को पहले से ही पता होनी चाहिए और सब लोगों को पहले से ही पता भी होगी। अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं रुद्रप्रयाग जिले को। और मेरे प्यारे दोस्तों, पहली हेडिंग लिखेंगे केदारनाथ जी। केदारनाथ जी, केदारनाथ जी पंच केदारों में से प्रथम केदार है। प्रथम केदार ये है। यहाँ पे भगवान जी की किस चीज़ की पूजा होती है, तो भगवान जी की पृष्ठभाग या पीठ की पूजा होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पे भगवान जी को क्या चढ़ाया जाता है, तो ब्रह्म कमल से क्या होती है, ब्रह्म कमल से यहाँ पे क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अगर मैं बोलूँ केदारनाथ जी की हाइट कितनी मंदिर किस हाइट पे बसा हुआ है, तो 35-84 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। और मैंने आपको ये भी पढ़ा है 5 केदार। 5 केदारों में जो सबसे अधिक है, सबसे अधिक हाइट किसकी है, तो केदारनाथ की है। जब मैं आपको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पढ़ा रहा था, तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में क्या पढ़ा था हमने फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि गंगोत्री सबसे कम ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो चारों धामों में गंगोत्री सबसे कम और केदारनाथ सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये कितना है, 35-84 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। क्वेश्चन आएगा ये किस नदी के तट पे है, तो मंदाकिनी नदी के तट पे केदारनाथ भगवान जी का मंदिर स्थित है। मंदाकिनी नदी तट पर केदारनाथ भगवान जी का मंदिर कौन सी नदी तट पर स्थित है, तो ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए कि क्या है क्या। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है भाई, इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि केदारनाथ भगवान जी का जो मंदिर है किस पर्वत पर बसा हुआ है, तो उस पर्वत का नाम है पुरंदर पर्वत। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि केदारनाथ भगवान जी का मंदिर किस पर्वत पर बसा हुआ है, आप बोलोगे पुरंदर पर्वत। बट इन द केस क्वेश्चन आता है कि केदारनाथ भगवान का मंदिर किन 2 पर्वतों के मध्य में बसा हुआ है। अगर यहाँ पे केदारनाथ जी का मंदिर है, केदारनाथ जी का मंदिर यहाँ पे अगर है, तो ये किन 2 पर्वतों के मध्य में बसा हुआ है, तो एक पर्वत का नाम है खर्चाखंड और एक पर्वत का नाम है भरतखंड। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा मेरे दोस्तों कि केदारनाथ भगवान जी का मंदिर किन 2 पर्वतों के मध्य है। अगर 2 पर्वत पूछेगा तो खर्चाखंड, भरतखंड, और बोलेगा किस पे स्थित है, अगर बीच में कोई पर्वत है तो इसका नाम क्या है, पुरंदर पर्वत। तो किस पर्वत पर है, पुरंदर पर्वत पर। और किस किस के मध्य में है, तो केदारखंड भरतखंड और खर्चाखंड। ये नॉर्मल सी बातें हैं और इनको भूलिएगा मत, याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे पुजारी होते हैं, पुजारी जी, इन पुजारियों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो होता है रावल पुजारी, रावल पंडित। और यहाँ पे जो केदारनाथ भगवान में रावल पंडित होते हैं, ये कहाँ के होते हैं, तो ये कर्नाटका के होते हैं। और आपको कर्नाटका में पता है एक जगह होती है मैसूर, तो कर्नाटका के मैसूर होते हैं। और इन ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है, जंगम ब्राह्मण। तो केदारनाथ के मैसूर के जंगम ब्राह्मण यहाँ पे केदारनाथ में पूजा करने के लिए आते हैं। तो क्वेश्चन आएगा केदारनाथ में पूजा कहाँ के पंडित करते हैं, तो भाई कर्नाटका के करते हैं। और कर्नाटका में भी कहाँ के, मैसूर के पंडित करते हैं। और वो कौन सी कास्ट के होते हैं, जंगम, ठीक है। और उनको बोला क्या जाता है, उसकी उपाधि का नाम क्या है, तो रावल पुजारी या रावल पंडित उसे कहा जाता है। इसके अलावा क्या ये पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, आपको क्या पॉइंट याद करना है, शैली। और केदारनाथ भगवान जी का जो मंदिर है वो कत्यूरी शैली में निर्मित मंदिर है। अगर क्वेश्चन आएगा केदारनाथ भगवान जी का मंदिर किस शैली में बना है भाई, तो आप बोल सकते हो कि कत्यूरी शैली में बना है, हमने ये भी पढ़ा है। इसके अलावा सबको पता है, हम जो भी धाम पढ़ते हैं तो हर एक धाम की शीतकालीन पूजा होती है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। तो शीतकालीन पूजा स्थान इसका कहाँ पर होगा, तो शीतकालीन पूजा स्थल होता है ऊखीमठ में। अगर क्वेश्चन आएगा
केदारनाथ भगवान की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? तो केदारनाथ भगवान की शीतकालीन पूजा ऊखीमठ में होती है। ऐसे हमने हर एक धाम पढ़ा है। ऊखीमठ में होती है दोस्त, पर ऊखीमठ के कौन से मंदिर में होती है? तो मंदिर का नाम है ओंकारेश्वर मंदिर। मंदिर का नाम है ओंकारेश्वर मंदिर। तो क्वेश्चन आ जाएगा केदारनाथ भगवान की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? तो यू कैन से ऊखीमठ। और ऊखीमठ में भी कहाँ पे होती है भाई? तो ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। हाँ, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जब केदारनाथ भगवान के कपाट बंद होते हैं तो कपाट बंद होने पे एक महोत्सव मनाया जाता है। और उस महोत्सव का नाम क्या है? कपाट बंद होने पर एक महोत्सव मनाया जाता है और उस महोत्सव का नाम होता है अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव। और अन्नकूट महोत्सव न हो तो आप बोल सकते हो भतूज महोत्सव। तो केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने पर अन्नकूट महोत्सव या भतूज महोत्सव मनाया जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। कपाट बंद होने पे पूजा कहाँ पे की जाती है? ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ पे आपका? ओंकारेश्वर मंदिर आपका ऊखीमठ में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको लिखेंगे 16-17 जून 2013। केदारनाथ में सबको पता है बहुत खतरनाक आपदा आई थी। और ये कब आई थी? 16 जून की रात, 17 जून की सुबह। 16-17 जून 2013 केदारनाथ जी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए काला दिन था। बहुत ज़्यादा तबाही उस टाइम मच गई थी, देश दुनिया में फेमस था, आपने देखा भी होगा। वैसे जब स्पेशल आपदा वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इस बात पे बात करेंगे, बट केदारनाथ पढ़ रहे तो पढ़ लेते हैं। तो केदारनाथ में 16-17 जून 2013 को आपदा आई थी। कहते हैं आपदा आने के कारण एक झील है, ये झील टूट गई थी और इस झील का नाम क्या है? चौराबाड़ी झील। कौन सी झील टूटी थी? चौराबाड़ी झील। और इसी चौराबाड़ी झील में महात्मा गांधी की हड्डियों को बहाया गया था। दैट्स वाई इसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो यार कभी क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास गांधी सरोवर कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? गांधी सरोवर कहाँ है? रुद्रप्रयाग जिले में है। गांधी सरोवर का रियल नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? चौराबाड़ी झील है। और इसी झील में कहते हैं कि महात्मा गांधी की हड्डियों को बहाया गया था, तभी तो महात्मा गांधी के नाम से इस झील का नाम पड़ी है। और यही झील के टूटने की वजह से केदारनाथ में आपदा ज़्यादा बड़ी आई थी। इसके अलावा अगर बोलेंगे केदारनाथ में आपदा नहीं तो झील होगी, कहीं ना कहीं इस झील का नाम आएगा। और क्वेश्चन आएगा किस नदी में? तो नदी तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था ना कि केदारनाथ किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो मंदाकिनी। तो क्वेश्चन आएगा किस झील में बाढ़ आई थी, या किस झील के टूटने से बाढ़ आई थी? तो झील बोलेगा तो चौराबाड़ी, और नदी बोलेगा तो मंदाकिनी। सिंपल सा बात है, दोनों पॉइंटों को आप याद रख सकते हैं। जब केदारनाथ भगवान में आपदा आई थी, सब तहस नहस हो गया था, बहुत लोग परेशान हो गए थे, फंस गए थे, दिक्कतें हो गई थी। तो केदारनाथ भगवान में पूजा पाठ बंद हो गया। ऐसी तबाही में पूजा पाठ करेंगे कैसे? वहाँ तो लोग जिंदा ना बच सके, पूजा पाठ तो दूर की बात है, बहुत दिक्कतें हो गई थी। ठीक है, बहुत दिन के 3 बजे तो वीडियो शूट हो रही है, तो नींद आने लग गई है, सोने का समय हो चुका है। आप तो इस वीडियो को पता नहीं कब देखोगे। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि पूजा बाधित होगी। तब पहली बार ऐसा हुआ कि केदारनाथ भगवान की पूजा बाधित हुई। तो क्वेश्चन कितने दिनों तक पूजा बाधित हुई थी? तो 86 दिन तक यहाँ पे क्या हो गई थी? पूजा बंद हो गई थी। केदारनाथ भगवान में पूजा बंद कितने दिनों तक हुई थी? तो केदारनाथ भगवान में पूजा बंद हुई थी 86 दिनों तक। और फिर इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, और उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सूर्य होप। तो क्वेश्चन आएगा कि केदारनाथ आपदा के बचाव कार्य के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था। ये बेसिक सी बातें हैं केदारनाथ के बारे में। ठीक है, केदारनाथ आपदा के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, केदारनाथ की पर्वतों के बारे में पढ़ लिया है, क्या नहीं वो हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। लास्ट पॉइंट आगे लिख लेंगे कि केदारनाथ भगवान जी के मंदिर का वर्णन महाभारत के वन पर्व में भी किया गया है। महाभारत के वन पर्व में, और महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो शब्द का नाम है भृंगतुंग। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा केदारनाथ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, या केदारनाथ का पुराना नाम क्या देखने के लिए मिलता है, या महाभारत में केदारनाथ के लिए क्या बोला गया? भृंगतुंग। एक लास्ट पॉइंट लिख दीजिएगा आप अपने मोदी जी के। मोदी जी से क्या क्वेश्चन आएगा केदारनाथ में कि हाल में ही 2021 में मोदी जी गए थे केदारनाथ 5 नवंबर 2021 को, और उन्होंने यहाँ पे शंकराचार्य जी की मूर्ति को स्थापित किया था।
शंकराचार्य, तो केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति को स्थापित केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति को स्थापित कब किया गया था या किसके द्वारा किया गया था? तो 5 नवंबर 2021 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? मोदी जी के द्वारा किया गया था। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जो ये मूर्ति बनाई गई थी ना शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था? किसने वो मूर्ति बनाई थी? ये क्वेश्चन आएगा कि मोदी जी ने शंकराचार्य जी की मूर्ति को कब स्थापित किया, तो आप बोल दोगे 5 नवंबर 2021 को किया। अरे ठीक है, बट वो मूर्ति बनाई किसने थी? उसका नाम था अरुण योगी राज। अरुण योगी राज, ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों? भृंगतुंग। मोदी जी ने शंकराचार्य जी की मूर्ति को कब स्थापित किया था? 5 नवंबर 2011। और अरुण योगी राज ही उस मूर्ति के मूर्तिकार है जिन्होंने उस मूर्ति को बनाया था। तो रुद्रप्रयाग जिले में बहुत कम डाटा है, छोटी सी चीज़ हमें पढ़नी पड़ती है, वो हमने पढ़ लिया, वो था केदारनाथ। इसके बाद आगे जाएंगे। केदारनाथ प्रथम केदार है, 5 केदारों में से दूसरा केदार। आप दूसरी हेडिंग लिखेंगे मदमहेश्वरनाथ। मदमहेश्वरनाथ, तो मदमहेश्वरनाथ का पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि इसे बोला जाता है द्वितीय केदार। सेकंड केदार किसे बोला जाता है? तो मदमहेश्वरनाथ को ही द्वितीय केदार के नाम से जाना जाता है, जो कि रुद्रप्रयाग में। मदमहेश्वरनाथ में हमको क्या पढ़ना है? यहाँ पे भगवान जी के किस अंग की पूजा होती है? तो यहाँ पे भगवान जी के नाभि की पूजा होती है। अभी आपने केदारनाथ पढ़ा और केदारनाथ में आपने बोला पीठ की पूजा होती है, तो यहाँ पे किसकी पूजा होती है? नाभि की पूजा होती है, फ्रंट फेस की पूजा होती है, पेट की पूजा होती है। ठीक है, ऐसा कहा भी जाता है कि जिसको पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं और यहाँ पे पूजा करके कुछ हद तक उन पे लगाम मिलती है, रोक मिलती है, ऐसा कुछ सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मिलता है। ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, बट ऐसी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में आप वीडियोस देखोगे तो ऐसा एक डाटा देखने के लिए, एक वीडियो पढ़ने के लिए मिली थी मुझे। तो नाभि की पूजा की जाती है मदमहेश्वरनाथ में, जो कि दूसरा केदार है 5 केदारों में से। इसके अलावा इसके लिए क्या ही बोला जा सकता है भाई? सिंपल सा फैक्ट है, ये जो मंदिर है एक पर्वत की तलहटी पे बसा हुआ है। अब वो बसा है चौखंबा पर्वत की तलहटी पे। मदमहेश्वरनाथ किस पर्वत की तलहटी पे बसा हुआ है? चौखंबा पर्वत की तलहटी पे बसा है। इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है भाई? ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो ये मंदिर बना हुआ है पांडव शैली में। ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है? पांडव शैली में बना हुआ है। और एक सामने एक किताब में इस शैली का नाम ऐसा भी दिया होगा, पंडित शैली में बना है। तो ये मदमहेश्वरनाथ का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? पांडव या पंडित शैली में बना हुआ है। और लास्ट पॉइंट क्या आता है हमेशा से कि मंदिर के कपाट भी तो बंद होते हैं ना। ये मंदिर इतनी इतनी ऊंचाइयों पे बनाए गए हैं, तो इन मंदिरों के कपाट भी तो बंद हो रहे होंगे, हाँ कि ना? हो रहे होंगे भाई। तो इसकी शीतकालीन पूजा ना सेम वही होती है जहाँ पे केदारनाथ भगवान की पूजा होती है, उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में। तो कुल मिला के एक पॉइंट याद कर सकते हैं, भगवान केदार जी की और भगवान मदमहेश्वरनाथ जी की, प्रथम केदार और द्वितीय केदार, इन दोनों के पूजा स्थल जो है ना वो उखी मठ का ओंकारेश्वर ही मंदिर है। दोनों की डोली शीतकालीन में उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में आ जाती है। ये बेसिक सा फंडा आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ें तो आगे हेडिंग डालने पर आपको मिलता है एक जगह तुंगनाथ। आजकल तुंगनाथ की यात्रा पे बहुत सारे लोग जाते हैं। तुंगनाथ भगवान बहुत प्रसिद्ध है मंदिर। जब से ये सोशल मीडिया या ट्रैकिंग वगैरह की घूमने का शौक चढ़ा है लोगों को, 2-3-4 सालों से ही देखने के लिए मिल रहा है। घूमने का शौक पहले नहीं था। आप जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे होंगे 5-7 साल पहले कोई नहीं जाता था केदारनाथ बद्रीनाथ, मगर अभी देखो इन 3-4 सालों में घूमने का इतना क्रेज बढ़ गया है लड़कों में। तो तुंगनाथ जी हैं, ये उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर। इसके अलावा तुंगनाथ कौन से पर्वत पर है? तो ये चंद्रशिला पर्वत पे स्थित मंदिर है, चंद्रशिला पर्वत पर। ठीक है, चंद्रशिला पर्वत के अलावा तुम ये भी याद कर, तुंगनाथ में एक शिला है जिसका नाम है रावण शिला। तुंगनाथ में एक शिला है जिसका नाम है रावण शिला। चंद्रशिला के साथ साथ मैं तुम्हें पढ़ा भी चुका हूं, आपने मुझे कमेंट करके बताना है, और वो है चंद्रकूट पर्वत।
यहाँ पे तो हम चंद्रशिला पढ़ रहे हैं, और ये मैं अपने पुराने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए आपने मुझे बताना है। चंद्रशिला तो हम अब पढ़ रहे हैं, मगर अगर आपसे क्वेश्चन आएगा चंद्रकूट पर्वत, चंद्रकूट पर्वत कहाँ है, ये आपने कमेंट करके बताना है मुझे। चंद्रशिला तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ और चंद्रकूट पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे रावणशिला है, तो रावणशिला तुंगनाथ में है, और आपने कमेंट करके बताना है रावण कुंड कहाँ पे, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रावण की तपस्थली। इसके अलावा तुंगनाथ भगवान के बारे में क्या बेसिक सी बातें आएगी कि तुंगनाथ भगवान का मंदिर भी ना कत्यूरी शैली में निर्मित मंदिर है। कत्यूरी शैली में निर्मित मंदिर है तुंगनाथ भगवान का मंदिर, कत्यूरी शैली में। इसके अलावा भाई तुंगनाथ भगवान जी के भी तो कपाट बंद होंगे ना, कपाट बंद होने का सिलसिला तो है। तो इनकी शीतकालीन पूजा, इनकी जो शीतकालीन पूजा होती है, तुंगनाथ भगवान की शीतकाल की पूजा होती है मखू मठ में। अभी तक कहाँ पे हो रही थी पूजा, इन सब की पूजा हो रही थी उखी मठ में। तुंगनाथ भगवान की पूजा होती है मकू मठ में। उखी मठ और मकू मठ ये दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तृतीय केदार है, पंच केदारों में से बात करेंगे तो तुंगनाथ भगवान जी का जो मंदिर है, तुंगनाथ भगवान जी का मंदिर है, यह कौन से नंबर का केदार है भाई, 3rd केदार है। तो 5 केदार आपको कंप्लीट करा लिए मैंने। केदारनाथ हमने पढ़ लिया है, केदारनाथ जी क्या है, पहला केदार है। उसके बाद आपने मद महेश्वर नाथ जी को पढ़ा, द्वितीय केदार। उसके बाद आपने तुंगनाथ जी को पढ़ा, वो है तृतीय केदार। आपने चमोली वाली डिस्ट्रिक्ट में रुद्रनाथ जी को पढ़ा होगा, वो थे चतुर्थ केदार। और चमोली वाली ही वीडियो में आपने कल्पेश्वर नाथ को पढ़ा था, ये था पंचम केदार। 5 केदार अगर याद नहीं है लाइन वाइज से, तो इन 5 केदारों की रैंक याद कर लेना। 5 केदारों में से 3 केदार कहाँ पर पढ़ेंगे, रुद्रप्रयाग जिले में पढ़ते हैं। और 5 केदारों में से 2 प्रयाग कौन से जिले में पढ़ते हैं भाई, चमोली जिले में पढ़ते हैं। कहीं सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन आ जाएगा कि पंच केदारों में से कितने केदार चमोली में हैं, तो भाई 2। अब पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग में, तो भाई 3। अब वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये है। लास्ट क्वेश्चन तुंगनाथ भगवान के बारे में कि तुंगनाथ मंदिर के क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा हरिहर क्षेत्र किस केदार को बोला जाता है, तो हरिहर क्षेत्र बोला जाता है 3rd केदार को। और 3rd केदार कौन है भाई, तुंगनाथ जी है। हरिहर क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो तुंगनाथ के क्षेत्र को जाना जाता है। जैसे सुबह हमने पढ़ा था भृंगतुंग किसे जाना जाता है, तो भृंगतुंग के नाम से जाना जाता है आपका केदारनाथ को। तो आज हमने रुद्रप्रयाग जिले के बारे में बेसिक सी नॉलेज ले ली है। हमने रुद्रप्रयाग जिले के बारे में केदारनाथ, मदमेश्वरनाथ और तुंगनाथ को पढ़ा। इसके अलावा केदारनाथ में कोई खास इतना फेमस सुपीरियर मंदिर है भी नहीं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा डाटा देखने के लिए मिलेगा। तो कल रुद्रप्रयाग जिला खत्म हो जाएगा, उसके आगे पढ़ेंगे नया जिला, फिर कुमाऊं के जिलों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा गम में हैं हम क्योंकि हम हार चुके थे वर्ल्ड कप। तुम तो ये वीडियो बाद में देखोगे, तब तक तुम्हारा वर्ल्ड कप पुराना हो जाएगा। बट जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो वर्ल्ड कप के जस्ट बात कर रहा हूँ, और अभी बहुत दुख है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है। मिलते हैं आपको कल नई जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक याद करिएगा, चीज़ों को रिवीजन करिएगा।